चंदनपुर गांव घने जंगल के पास बसा हुआ था। जंगल के बीच कभी भी कोई लकड़हारा लकड़ी काटने नहीं जाता था। सब डरते थे कि घने जंगल में जंगली जानवरों का बसेरा है। इसी कारण सब जंगल के किनारे से ही लकड़ी काटकर लौट आते थे। अब जंगल के आसपास के इलाके में सूखी लकड़ियां मिल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से माधव बहुत परेशान था। नहीं नहीं, जंगल के बीचों बीच जाने की जरूरत नहीं है। तुम जंगल के बीच जाओगे और किसी जंगली जानवर ने तुम पर हमला कर दिया, कोई अनहोनी हो गई तो मेरा क्या होगा? तुम क्यों चिंता करती हो शोभा? घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं ज्यादा घने जंगल में नहीं जाऊंगा। ला, रोटी बांध दे। मैं समय से जंगल से लकड़ियां लेकर लौट आऊंगा। माधव लकड़ियां लेने निकलता है। तभी पड़ोस में रहने वाला उसका दोस्त रघु उसे मिल जाता है। वो भी लकड़ियां काटने जंगल ही जा रहा था। उसे जब पता चलता है कि माधव आज जंगल के बीच जाकर लकड़ियां काटने वाला है, तो वो भी तैयार हो गया। वैसे एक बात कहूँ माधव, मैं अकेले तो कभी हिम्मत ही नहीं करता। वो तो तुम जा रहा है, इसलिए मुझ में भी हिम्मत आ गई। चल अच्छा है, आज दोनों की खूब अच्छी कमाई होगी। घने जंगल के बीच में जाकर खूब लकड़ियां काटेंगे। हाँ हाँ, मुझे भी तुम्हारा साथ हो जाएगा। चलो साथ चलते हैं। माधव अपने दोस्त रघु को भी अपने साथ जंगल ले जाता है। दोनों जंगल के बीच पहुंच जाते हैं और अलग अलग पेड़ों से लकड़ियां काटने लगते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगती है। दोनों वापस जाने लगते हैं। तभी उन्हें किसी की रोने की आवाज आती है। वो आवाज एक छोटी सी बच्ची की थी। हे भगवान, ये बच्ची किसकी है? यहाँ घने जंगल में इसे कौन छोड़ गया? कितना रो रही है। क्या कर रहा है माधव? छोड़ना, देर हो रही है। हमें लकड़ियों को लेकर घर भी पहुंचना है। रात होने वाली है। छोड़ो ना, अब क्या करना है? होगी किसी की बच्ची। ऐसे घनेपन में इसे छोड़कर हम नहीं जा सकते। नहीं नहीं, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे अपने साथ घर ले चलता हूँ। यहाँ छोड़ा तो कोई जंगली जानवर इसको मार खाएगा। अगर हम थोड़ी देर और रुके तो इसका तो पता नहीं, हम दोनों जंगली जानवर के आज का भोजन जरूर बन जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता। मैं इस नन्ही बच्ची को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। तू भी कितना सीधा है, पागल कहीं का। बेकार में बोझ लेकर जा रहा है। घर में खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर से इस बच्ची को लेकर जाएगा। रघु अपनी लकड़ियां लेकर घर पहुंच गया। माधव ने मासूम बच्ची को गोद में उठाया तो मासूम बच्ची चुप हो गई। माधव की आंखें भर आई। माधव की खुद की कोई संतान नहीं थी। कुछ देर तक वो उस बच्ची को गोद में लेकर स्नेह भरी निगाहों से देखता रहा और बच्ची को लेकर घर पहुंचा। जब उसने शोभा को सारी बात बताई तो शोभा ने भी बच्ची को गले से लगा लिया और उसे खूब प्यार करने लगी, मानो उसकी मन की ममता जाग गई हो। उस छोटी सी बच्ची को वो अपनी बेटी बनाकर पालने लगी। उन्होंने उसका नाम राधा रखा। गरीब होते हुए भी उन्होंने राधा का खूब ख्याल रखा। समय बीता। धीरे धीरे राधा बड़ी हुई। अब वो शादी के लायक हुई। बापू, ये देखो, आज मैंने आपके लिए और माँ के लिए साग बनाया है। शोभा, हम कितने खुशनसीब हैं जो हमें राधा जैसी बिटिया मिली। सच में हमारे घर में रौनक आ गई थी। मैं वो दिन आज भी नहीं भूला जब मुझे जंगल में राधा मिली थी। तुम ठीक कह रहे हो। हम तो संतान के लिए तरस रहे थे, पर राधा ने हमारी बेटी बनकर हमें संतान का सुख दे दिया। बस अब राधा की शादी करनी है। तुम इसके लिए अच्छा लड़का ढूंढ लो ताकि हम इसकी शादी कर लें। हाँ, सोच तो मैं भी रहा हूँ शोभा, पर शादी करने के लिए हमें दहेज की जरूरत होगी, इसलिए थोड़े पैसे जोड़ रहा हूँ। तभी रघु भी आ जाता है। मैं तुझे खुशखबरी सुनाने आया हूँ। मेरी बेटी कमला की शादी तय हो गई है। अगले हफ्ते शादी है। मैं तो खूब दहेज दूंगा अपनी बेटी की शादी में। आखिर कमला मेरी सगी बेटी जो है। रघु, राधा भी हमारी अपनी बेटी है। मैं भी उसकी शादी अच्छे से ही करूंगा। हमने राधा को सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है। राधा का हमसे दिल का रिश्ता है। मैं जानती हूँ राधा की शादी बहुत अच्छे घर में होगी। अच्छे घर में तो तब होगी ना भाभी,
जब अच्छा घर मिलेगा। अमीर घर गरीबों को नहीं मिलता। मैंने तो अच्छी खासी कमाई कर ली थी और अमीर आदमी बन गया, क्योंकि मैंने अनाथ बच्चों पर पैसे खर्च नहीं किए। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। बिटिया की शादी की तैयारी करनी है। रघु शादी का न्योता देकर चला गया। राधा सारी बात सुन चुकी थी। उसे भी बहुत दुख हुआ। और फिर जब उसी रात माधव और शोभा सो रहे थे, तब राधा धीरे से उठी और घर से बाहर निकल गई। अचानक शोभा की भी नींद खुल गई। उसने राधा को घर से बाहर जाते देखा तो उसे आवाज लगाई, पर राधा ने उसकी आवाज नहीं सुनी। शोभा घबरा गई। उसने माधव को उठाया और दोनों राधा के पीछे पीछे दौड़े। राधा घने जंगल के अंदर चली गई थी। अंधेरा भी बहुत घना था। माधव और शोभा घबरा गए कि अचानक राधा घने जंगल में क्यों चली गई। पर जंगल के बीच का नजारा देखकर माधव और शोभा हैरान रह गए। उन्होंने देखा राधा एक बहुत सुंदर राजकुमारी के रूप में बदल गई और उसके सामने एक बहुत सुंदर राजकुमार खड़ा है। माधव और शोभा से रहा नहीं गया और वो तुरंत उनके पास पहुंचे। राधा माधव और शोभा को देखकर थोड़ा चौंक गई, पर अब उसकी सच्चाई उनके सामने आ गई थी। मैं जानती हूँ, अब मैं आपसे कोई भी सच्चाई नहीं छुपा सकती। सच तो ये है कि मैं वन देवी हूँ। ये मेरे पति वन देवता हैं। इस विशाल वृक्ष के नीचे पाताल लोक में हमारा महल है। हम निसंतान हैं। हमारी कुलगुरु ने आज्ञा दी थी कि यदि मैं 21 वर्ष की आयु तक पृथ्वी पर रहूँगी तो उसके पश्चात हमारे घर संतान होगी। इसलिए मैं आपको एक बच्ची के रूप में प्राप्त हुई थी। आप दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। खुद गरीबी में रहकर मेरा पेट भरा। मैं बचपन से सब कुछ देख रही थी। स्वामी माँ बापू ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे लिए बहुत किया, जो एक माता पिता अपने संतान के लिए करते हैं। मैं चाहती हूँ जाने से पहले मैं अपने माता पिता को वो सारी खुशियाँ दूँ जिनका वो हकदार हैं, और जो एक संतान का फर्ज होता है उसे मैं पूरा करूं। बिल्कुल, तुम्हें ऐसा अवश्य करना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी पत्नी को अपनी बेटी बनाकर रखा। तू कहाँ जा रही है बेटी? हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। कैसे रहेंगे हम तुम्हारे बिना? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल अपनी बेटी चाहिए। राधा बिटिया, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तुम हमारी बेटी हो, हमारे साथ ही रहो। माँ बापू, आप ही कहते हो कि बेटियां शादी करके अपने ससुराल जाती है, और मैं भी तो अपने ससुराल ही वापस जा रही हूँ। यही तो आप दोनों चाहते थे, और मैं वचन देती हूँ मैं आपके पास रहने के लिए ज़रूर आया करूँगी, जैसे एक बेटी अपने मायके आती है। माधव और शोभा अपनी बेटी राधा को खुशी खुशी विदा करते हैं। वन देवी को अपनी शक्तियाँ वापस मिल गई थी, इसलिए वन देवी के चमत्कार से माधव और शोभा खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। वन देवी ने अपना वचन निभाया। अब जब भी माधव और शोभा का अपनी बेटी राधा यानी वन देवी से मिलने का मन होता तो वो उन्हें याद करते, और वन देवी अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने मायके आती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में वन देवी की जय अवश्य लिखिए। धन्यवाद।